एज यू कैन सी नाउ कैश फ्लो का एक और सम जिसके अंदर तीनों एक्टिविटी हम निकालने वाले हैं। अगेन बैलेंस शीट आप देख रहे हो, बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड दिया है, शेयर कैपिटल दिया है जिसके अंदर कोई नोट नंबर नहीं है, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। देन रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, उसमें भी कोई नोट नंबर नहीं है, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, डायरेक्टली उसका अमाउंट दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है दैट वी विल टेक इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी में बैंक लोन है, क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। यस, यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट नोट नंबर। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का अगर आप नोट नंबर देखो 1, उसके अंदर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स से बना है। तो नीचे आप देखो उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है। इसका क्लियर मतलब है कि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स, अभी यहाँ पे पहले नॉन करंट एसेट देखते हैं। नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट, पेटेंट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हैं। बिल्डिंग, नीचे अगेन बिल्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 2 है, इसीलिए हमें बिल्डिंग का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड परचेज कितना है, सेल्स कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है एंड ऑल दैट स्टफ। पेटेंट देख रहे हैं, पेटेंट कम हो रहा है, इसका मतलब पेटेंट अमोटाइज्ड है। जो गुडविल जैसे अमोटाइज्ड होती है वैसे ही पेटेंट भी अमोटाइज्ड है, उसे हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे। करंट एसेट में आ जाइए, उसमें इन्वेंट्री आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं एंड कैश इक्विवेलेंट जो हम देखते ही हैं। नीचे डिविडेंड प्रपोज दिया है लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। एज वी नो लास्ट ईयर के डिविडेंड को हम पेड मानते हैं, करंट ईयर को हम नहीं लेते। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं सम से। सबसे पहले हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे, हम अकाउंट्स बना लेंगे सो दैट जो अमाउंट्स हमें चाहिए आगे डालने के लिए कैश फ्लो में वो हम लिख पाएँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सरप्लस दिया हुआ है क्लियरली, आपने देखा अभी प्रोविजन सरप्लस एंड रिजर्व्स के अंदर क्लियरली सरप्लस दिया हुआ था और कुछ नहीं है। तो सरप्लस हमारा कितना है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने देखा क्लोजिंग बैलेंस कितना था उसमें, क्लोजिंग बैलेंस वाज 2 लाख एंड ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा, ओपनिंग बैलेंस वाज 1 लाख। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हम कर देते हैं तो हमें हमारा अमाउंट मिल जाता है जो हम रीच करेंगे टिल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो भी इसका आंसर आने वाला है उसको यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट लिखकर। तो हम यहाँ वर्किंग नोट 1 कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसके नीचे हमें क्या ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स मेड दिया है, प्रोवाइडेड, वर्ड प्रोवाइडेड है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इसका मतलब मेड दिया है। तो डायरेक्टली आप 80,000 ले सकते हो, लेकिन अगर पेड दिया होता तो हम उसका पहले अकाउंट बनाते। हम अकाउंट बनाने वाले हैं, अभी अकाउंट बना के देखेंगे कि पेड कितना आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 प्रोवाइडेड है, इसलिए ये मेड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देन आता है डिविडेंड, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड कितना गया हमारा, 60,000। ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट हम उठा रहे हैं, करंट ईयर का अमाउंट नहीं, प्रीवियस ईयर का अमाउंट उठा रहे हैं। सो दैट इज 2,40,000। यहां तक तो हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, तो ये वाला हम उठाकर यहाँ डालने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। साथ साथ हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि वो तो इजी है। उसके बाद बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखनी है हमें। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हम सबको ये बात पता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हम सबको ये बात पता है कि इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ आता है, कैरेट डाउन यहाँ आता है। क्यों ऐसा, प्रोविजन फॉर, अगेन ऑब्वियसली हम सबको ये बात पता ही है क्लियरली कि प्रोविजन फॉर टैक्स कैसा अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी अकाउंट है, इसीलिए इस तरीके से उसका बैलेंस आता है। सी ब्रॉड डाउन बैलेंस गिवन 40, कैरेट डाउन बैलेंस गिवन 70
हमने कितना प्रोवाइड किया, मेड कितना है 80, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000, इस 1,20,000 में से 70 गया, कितना आया 50। सो ये 50 क्या है, पेड, ये 50 क्या है, पेड। इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे, साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये 50,000 को हमें ऑपरेटिंग में लास्ट में डालना है। इसके बाद हम करते हैं, एक बार बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, या फिर एक काम करते हैं पहले इस आइटम को वहाँ डाल देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। डेप्रिसिएशन के लिए हमें बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें क्या दी हुई हैं, कैसे दी हुई हैं, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। एज वी कैन सी इन द क्वेश्चन, बिल्डिंग का अमाउंट ना तो बढ़ा है ना तो घटा है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में सेम है। बट नीचे देखो दिया हुआ है क्लियरली, बिल्डिंग परचेज 75,000, एन ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू विच वॉज 63,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। इसका क्लियर मतलब है कि बिल्डिंग के अंदर चेंजेस तो आए हैं, उन चेंजेस को हम अपने अकाउंट से बनाकर देखेंगे कि क्या डेप्रिसिएशन क्या है। अदर देन दैट हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो निकाल चुके हैं, हमें निकालना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें डेप्रिसिएशन यहाँ से आ ही जाएगा। और कुछ दिख रहा है हमें, यस पेटेंट हमारे अमोटाइज हुए हैं 5,000, वो दिख रहा है, एंड लॉस भी है सेल ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। ये तीन ही चीज़ें हैं। लेट्स कंप्लीट टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए लिखते हैं इसे, चलिए बनाते हैं बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट बनाने से ही हमें पता चलेगा कि हमारा डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है। साथ साथ एक बार एक काम और भी कर लेते हैं, हमने एक चीज़ नहीं लिखी है, कैश फ्लो फ्रॉम अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पे ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड, ठीक है, या एज ऑन, जैसे आपको सही लगे, एज ऑन आपको डेट लिखना ज़रूरी है, ये आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी हमने निकाला था ये 2,40,000, बस वहाँ ये यहाँ डालना ज़रूरी था। अब उसके बाद एक बार बिल्डिंग देख लेते हैं। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा डेबिट में, कैरेट डाउन बैलेंस आएगा क्रेडिट में, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है। बिल्डिंग का ब्रॉड डाउन बैलेंस 6 लाख था, कैरेट डाउन भी 6 लाख था, तो उसमें तो चेंजेस हैं नहीं। चलिए ठीक है। अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया था कि हमने 75,000 की बिल्डिंग परचेज कर ली है, ठीक है, ये हमने 75,000 की बिल्डिंग परचेज की है, तो यहाँ हम बैंक लिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो परचेज लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बिल्डिंग हमने सेल की है, 63,000 की थी, 5,000 लॉस पे, तो कितने में गई, 63 माइनस 5 दैट मीन्स 58 में, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक, यहाँ पे 58,000 क्योंकि ये सेल हुई है, उसके एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे लॉस ऑन सेल। हमें पता ही है लॉस ऑन क्रेडिट एंड प्रॉफिट ऑन डेबिट, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। लॉस हमने लिखा 5,000। अब देखो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कहाँ क्या चीज़ यूज़ करनी है मैं पहले ही बता देती हूँ, ये परचेजेस, ये सेल्स, ये लॉस, इसके बाद डेप्रिसिएशन, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, this is also investing activity. Purchase sale of any asset will be investing. Loss operating activity, लॉस हम ऑपरेटिंग में डालते हैं। डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 6,75,000, यू कैन सी। यहाँ पे देखो 6,63,000 आ रहा है, क्योंकि ये 63 है और ये 6 लाख है, मतलब कितना 12,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। सो 12 प्लस 63 75 होता है, दैट इज 6,75,000। चलो अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग के अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं। स्टार्ट कर दे ऑपरेटिंग में। यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यहाँ हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन
ऑपरेटिंग आइटम्स। चलो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें आप देख रहे हो सम के अंदर। जो आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग में आएगा, लॉस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। ये दो चीजें तो आएंगी ही आएंगी। चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड डेप्रिसिएशन, ठीक है, दैट इज ₹12,000। देन वी हैव लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कितना है हमारा लॉस? 5,000। एक चीज और हमने बैलेंस शीट में ऑब्जर्व की थी, क्या? पेटेंट हमारे अमोर्टाइज्ड हुए थे, तो उससे लिखना है हमें पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। अब ये आपको समझना पड़ेगा बैलेंस शीट को देखकर कि क्या चीजें हमारी इसमें आने वाली हैं और क्या चीजें कोई और एक्टिविटी में जाने वाली हैं। तो दिस इज 5,000। अब इस यहाँ तक हम कहाँ तक पहुंचे? क्या आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आया है ऑपरेटिंग, यहाँ लिखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद हम देखेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या चेंजेस आए हैं। पहले यहाँ तक देख लें। 50, 60, 2,62,000 यहाँ तक हमारा ये अमाउंट आ चुका है। लेट्स सी द क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस डालकर टैक्स पेड को माइनस करके, विच वी हैव सीन हियर, टैक्स पेड 50,000 यहाँ हमने निकाला है, अपने ऑपरेटिंग को क्लोज करते हैं। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन अगेन। अब हम देख रहे हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल चेंज देखना है। सी इन द क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी में बैंक लोन दिया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो तो फाइनेंसिंग में जाएगा, सो इट विल नॉट कम इन ऑपरेटिंग। 10,000 का पेमेंट हुआ है, उसे हम फाइनेंसिंग में डालेंगे। ट्रेड पेएबल ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग में। अब देखो ट्रेड पेएबल करंट ईयर और लास्ट ईयर का अमाउंट, लास्ट ईयर का अमाउंट ज़्यादा है, करंट ईयर का अमाउंट कम है, इसका मतलब वी पेड मतलब हमारे यहाँ से पैसा गया है, तो ये लेस होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देख रहे हैं, नोट नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, टैक्स पेड बाद में देखेंगे हम। तो मतलब करंट लायबिलिटी में से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेएबल जाएगा। करंट एसेट पे आ जाते हैं। करंट एसेट में है इन्वेंट्री, यस इन्वेंट्री हमारी बड़ी है, वो आएगी। अगर एसेट बढ़ती है तो पैसा जाता है, तो ये भी लेस में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल अगेन इंक्रीज हुए हैं 1,20,000 से 1,95,000, मतलब ये भी हमारा लेस होगा क्योंकि हमने इसके लिए भी पेमेंट दिया होगा। तो मतलब 3 चीज़ें जा रही हैं हमारे ऑपरेटिंग में, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज। उसके अलावा एक बार देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या था। इन्वेस्टिंग में हमने जो अकाउंट बनाया था उसमें परचेज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग तो था ही ऑलरेडी। उसके साथ साथ अगर मैं बैलेंस शीट को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो बैलेंस शीट के ऑब्जर्वेशन में देखा मैंने कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी परचेज की गई हैं। हम एसेट्स देखते हैं ना इन्वेस्टिंग में, तो इन्वेस्टिंग में एसेट में देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 75,000 परचेज की गई हैं। लेट्स कंप्लीट दैट ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। अब हम क्या करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल का चेंज दिखाने वाले हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें लेस ही कर रहे हैं एज वी हैव सीन इन द क्वेश्चन। पहला इन्वेंट्रीज, कुछ भी लिख सकते हो आप पहले, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेंट्री लिखा है तो आप भी इन्वेंट्री लिखोगे। 5,000 का इन्वेंट्रीज हमारा कम हो रहा है एज वी हैव सीन। उसके बाद अलावा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल, दोनों ही चीज़ें माइनस हो रही हैं, हमने अभी देखा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का चेंज है 75,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल का चेंज है 15,000। तो मतलब हमारा टोटल 95,000 माइनस हो रहा है वर्किंग कैपिटल में से। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। अभी तक हमने टैक्स पेमेंट नहीं की है। 95,000 हम माइनस कर रहे हैं 2,60,000
सॉरी 2,62,000 में, यस। तो एक काम करते हैं, पहले 60 इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो हमें तो दिख ही रहा है कि ये 62 है, ये 95 है। तो 95 62, पहले 60 माइनस कर लेते हैं, 60 में से 90 माइनस कर लेते हैं। लेट्स सी हियर, 2,62,95 हमें माइनस करना है। 12 माइनस 5 दैट इज 7, 5 15 में से 9 गया 6, तो क्या आ रहा है मेरा आंसर 1,67,000 हमने माइनस कर दिया ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेड माइनस करना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर हमने टैक्स पेड निकाला था अपने अकाउंट में से, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था, उसमें आया था 50,000, वो हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ चुका है, हम अपने आंसर पे आ चुके हैं ऑपरेटिंग। अब ये क्या आया मेरा नेट, या हम लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो एक्टिविटीज यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग से कितना आया, इसमें से माइनस करेंगे 1,17,000। इसे आप सीधा बाहर वाले कॉलम में डाल दो, क्योंकि अब हमारा मेन आंसर आ चुका है फॉर दिस ऑपरेटिंग। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा पार्ट अगेन प्रॉपरली बनाना है, फॉर्मेट बनाया। अब हमें क्या बना रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें हमारा क्या लेस होगा और क्या ऐड होगा, हमने देखा था हमने बिल्डिंग का अकाउंट बनाया था, उस बिल्डिंग के अकाउंट में देखा था हमने परचेज भी किया था, सेल भी किया था। तो हम वो लिख रहे हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग के सेल करने पे कितना अमाउंट आया था 58,000, रिमेंबर। देन पेमेंट भी किया था हमने, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। अगेन कितना हमने परचेज किया था 75,000, ये भी हमने किया। एक चीज़ और थी हमारा, दैट वाज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमने परचेज की थी। कितनी परचेज की थी 75,000 की। तो यहाँ पे भी वही आएगा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 75,000, तो वो भी हमने पेमेंट किया। हमारा अमाउंट आ चुका है टोटल, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ चुका है, इन्वेस्टिंग आ चुका है। सी कैश, अब यहाँ पे माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, यूज्ड। अब यहाँ पे देखो 1,50,000 था, 1,50,000 में से 58 हम माइनस कर रहे हैं, तो ये आ गया मेरा 92,000। चलो लेट्स सी फॉर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी सब में क्या दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या दिया है। शेयर कैपिटल वी कैन सी 2 लाख से इंक्रीज हुआ है, मतलब वो पैसा आया है। सेकेंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए, वो 1 लाख हमने रीपे कर दिया है, पहले 2 लाख था अब 1 लाख है, वो पेमेंट गया है। बैंक लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी हमने पेमेंट कर दिया है, 10,000 था अब नहीं है। अदर देन दैट कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी, नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट्स में डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग में आएगा। तो इसका मतलब हमारी 4 चीज़ें आई, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड डिविडेंड पेड। उसके अलावा लास्ट देख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 85, तो हमारा आंसर 85 आना चाहिए। लेट्स सी इन द क्वेश्चन हम कैसे लिख रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, चलिए इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या चीज़ें देखा। एक, इश्यू ऑफ शेयर्स, उससे पैसा आया, आप लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख, दैट वाज 1 लाख और 2 लाख, इट वाज
2 लाख, ओके 1 लाख तो पेमेंट था, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, ठीक है। हमने रीपेमेंट किया, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख, ठीक है। सेकेंड रीपेमेंट, थर्ड रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हमारा बैंक लोन है ना, बैंक लोन कितना था 10,000 का पेमेंट, यस। उसके अलावा एक चीज और थी, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना, जितना हमने ऐड किया था प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड 60,000, ठीक है। ये हमारा हो गया, और तो कुछ आने वाला है नहीं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमारे पास कितना आया, लेट्स सी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया हमारे पास कैश फ्लो, वाई वर्ड फ्लो, पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है, अगर नेगेटिव ज़्यादा होता तो हम यूज्ड वर्ड यूज़ करते। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। चलिए 2 लाख में से 1,70,000 माइनस हो गए, कितना आंसर आ गया 30,000 डायरेक्टली। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल, तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल करेंगे। 1,17,000 माइनस 92, 92 कितना हुआ 25,000 प्लस 30 55,000, सो दिस इज नेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस आया तो इंक्रीज है, माइनस आया तो डिक्रीज है, ये आपको समझना पड़ेगा, डिक्रीज है कि इंक्रीज है। चलो लिख लेते हैं, नेट इंक्रीज, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आ रहा है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। कितना आ रहा है टोटल 55,000। अब क्या करना है हमें, ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था 30,000, कितना आना चाहिए हमारा आंसर 85,000। क्या हमारा आंसर 85 है, क्या हमारा क्लोजिंग बैलेंस 85 है, यू कैन सी द बैलेंस शीट, यस इट इज। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आंसर आ जाता है। तो हमें देखना है बैलेंस शीट की सारी चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए हमें, कहाँ कौन सी चीज़ आएगी, हमारे दिमाग में क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए, सो दैट मैं बाइफिकेट डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है। इसके बाद एक दो और सम करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ पाए। आप देख रहे हो एक और सम जिसके अंदर वापस तीनों एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो। बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिया है जिसका कोई नोट नंबर नहीं है, मतलब डायरेक्ट। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर दिया है 1, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, तो मतलब एक ही चीज़ है। चलिए दैट इज़ गुड। देन नॉन करंट लाइबिलिटी दी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो बढ़ रही है, इतना इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेएबल्स हैं, अगेन जो कम हो रहे हैं वर्किंग कैपिटल। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का अगेन कोई नोट नंबर नहीं दिया है, टैक्स है नहीं पता है, तो इसको हम डायरेक्टली करंट लायबिलिटी में ही लेंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर। देन एसेट में आ जाते हैं, टेंजिबल एसेट दी हुई हैं जिनका वैल्यू दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इंटेंजिबल एसेट्स दी हुई हैं लेकिन टेंजिबल का नोट नंबर है, उसमें मशीन है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। साथ में फिर इंटेंजिबल दी हैं गुडविल, गुडविल दिख रही है कम हो रही है, मतलब अमोटाइज्ड है, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें चला जाएगा। इन्वेंट्रीज हमारी बढ़ रही हैं, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में लेंगे। अच्छा अब नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 24,000 ऑन विच accumulated depreciation was 16,000 was sold for 6,000। दैट मीन्स 24,000 का कॉस्ट था, उसमें आपने 16,000 माइनस किया तो 8,000 आया। 8,000 की मशीन आपने 6 में बेच दी, मतलब आपको लॉस हुआ है 2,000 का।
इतना सा इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा और साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ताकि हम उसके अमाउंट्स को कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे ऑपरेटिंग में कितना डेप्रिसिएशन आएगा, इन्वेस्टिंग में कितना अमाउंट आएगा, वो देखने के लिए। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अकाउंट्स बनाएंगे। हम रफ वाला जो वर्किंग नोट वाला काम है वो पहले ख़त्म करेंगे, फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। लेट्स सी हाउ वी आर मेकिंग अकाउंट्स ऑफ मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम बना रहे हैं क्या, मशीनरी अकाउंट, और साथ साथ हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी, अगेन ज़्यादा फॉर्मेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग नोट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, अगेन नॉर्मल बना देते हैं, इवन। चलिए, अब हमें ये पता है कि मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है डेबिट में, कैरिड डाउन होता है क्रेडिट में। ब्रॉट डाउन दिया है 10 लाख और कैरिड डाउन दिया है 12,70,000, और हमारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग उल्टा जाता है, क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है, ये फंड है, तो ब्रॉट डाउन जाता है क्रेडिट में, कैरिड डाउन जाता है डेबिट में। इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस दिया है 1,50,000 एंड उसका कैरिड डाउन दिया है 2 लाख। चलो, अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम बाकी की चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। एक मशीन जिसका वैल्यूएशन किया गया कि 16,000 उसका डेप्रिसिएशन है और उसे 6,000 में बेच दिया गया है, 24 की थी, ठीक है। तो 24 की थी, तो पहले हम क्या करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड में से निकाल कर मशीनरी में डालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। यहाँ लिखा, कितना हमने डाला, दैट इज 16,000। जितना भी मशीन जो सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन है, उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल कर मशीनरी में डाला गया है। सो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000। कितने में बिकी ये मशीन, वो हम यहाँ डालेंगे बैंक में, जो हमारी सेल हुई है कितने की, 6,000 की। अब 16 + 6 22, मतलब 2 का लॉस हुआ है हमें। लॉस हम क्रेडिट पे लिखते हैं और प्रॉफिट हम डेबिट पे लिखते हैं, तो ये हो गया 2,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बैलेंसिंग फिगर्स क्या आएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इस साइड का टोटल आप कर रहे हो तो आ रहा है 2,16,000 एज यू कैन सी, और इस साइड का है 1,50,000, मतलब 66,000 आया आपका इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ध्यान रखना है, ये ऑपरेटिंग में जाएगा जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। यहाँ आप सेल कर चुके हो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा जो सेल हुआ है, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं, दैट इज 12,70,000। ऊपर है कितना हमारा 24, क्योंकि 24 की ही थी हमारी एसेट। सो 12,94,000 टोटल हो गया यहाँ पे, ठीक है। 12,94,000 माइनस 10 लाख, ईजी है। बैंक परचेजेस हो जाएंगे हमारे कितने, परचेजेस हो जाएंगे हमारे कितने, 2,94,000, जिसे हम कहाँ डालने वाले हैं, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो हम डालेंगे इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो हमें समझ में आ गया बैलेंसिंग से, ये हमारे दोनों अकाउंट बन गए, जिसके अंदर हमारा सेल भी हो गया, परचेज भी हो गया, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है, और ये डेप्रिसिएशन जो ऑपरेटिंग में है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या लिखना है अपने कैश फ्लो फ्रॉम, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में, चाहे ऑपरेटिंग लो, इन्वेस्टिंग लो, फाइनेंसिंग लो। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। टैक्स नहीं दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डायरेक्टली डाल देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। उसके अलावा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग देख लेते हैं। गुडविल अमोर्टाइज्ड हुई है, येस हमने पहले ही देखा था। गुडविल कम हुई है, वो डालेंगे। डेप्रिसिएशन जो हमने अकाउंट में से निकाला है वो डालेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो डालेंगे। फिर पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल तक। चलिए उतना लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं। अब हम क्या लिखने वाले हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख सकते हैं। अब हमने देखा था बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस इन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख दिया था, फिर 1 लाख दिया था, मतलब 1 लाख का गैप है। डायरेक्टली हम यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे क्योंकि और कुछ तो था ही नहीं, डिविडेंड भी नहीं था, टैक्स भी नहीं था, तो उसे अलग से नोट में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग से मतलब बहुत सारी आइटम्स नहीं हैं तो आप सीधा डायरेक्टली भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 लाख। इसको आप ब्रैकेट में दिखा दो कि 2 लाख माइनस 1 लाख किया है आपने, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस किया है। तो आपको हम समझ जाते हैं कि भाई एक ही आइटम है, तो सीधा सीधा हमने डाल दिया है। अब हम कर रहे हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो रहा है हमारा, है ना। इसमें सबसे पहली चीज़ गुडविल हमारी अमोटाइज्ड हुई है। गुडविल अमोटाइज्ड का मतलब कम हुई है ना। चलो, गुडविल अमोटाइज कितनी हुई थी देखा था आपने, मैंने देखा था, दैट इज 72,000। ठीक है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन आप यहाँ देख सकते हो, बैलेंस लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ पूरे साल का, दैट इज 66,000। फिर लॉस या प्रॉफिट, कहाँ है हमारा लॉस या प्रॉफिट है? यस, वी हैव अ लॉस। यहाँ पे मशीनरी को हमने सेल किया था तो उसके ऊपर 2000 का लॉस था। चलो लॉस भी लिख लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो दैट इज 2000। यहाँ तक हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहले इतने पे जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कितना एडलेस कर देते हैं, एडलेस तो कुछ करना नहीं है, ऐड ही करना है सब। चलो 1,72,000 यहाँ पे पूरा ही ऐड करके देख लेते हैं, दैट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो। 1 2 3 0 एंड देन फोर्थ वाले में है 0 गैन, 1 मोर 774, 1 मोर 2,40,000। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस है। क्वेश्चन पढ़ें, क्या है वर्किंग कैपिटल में? वर्किंग कैपिटल में सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं हम करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी करंट ईयर की कम है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। लायबिलिटी कम होती है इसका मतलब हमने पेमेंट किया है। 2,04,000 से 1,79,000 हो गया है, तो वो हम माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कुछ भी डिटेल नहीं दी है इसीलिए उसको भी हम ले लेंगे, 27,000 माइनस हुआ है। करंट एसेट्स पे आ जाओ। करंट इन्वेस्टमेंट्स हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेनी है तो वो यहाँ हम नहीं लेंगे। इन्वेंट्रीज हमारी बड़ी है, वो लेना पड़ेगा, बड़ी है, एसेट बढ़ना भी हमारे लिए आउटफ्लो होता है तो उसे भी हम माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे अगेन बड़े हैं तो उसे भी हम माइनस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम लेते ही नहीं, तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हो गई? 4, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल। फिर हम पहुँच जाएंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे। अब हम वर्किंग कैपिटल की सारी चीज़ों को ऐड लेस करेंगे। यहाँ पे कुछ भी लेस एक्चुअली ऐड करने वाला नहीं है, सब कुछ हमें लेस ही करना पड़ेगा। क्यों? लायबिलिटी कम होती है तो लेस करते हैं, एसेट बढ़ती है तो लेस करते हैं। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें यही हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स को। ट्रेड रिसीवेबल्स, एसेट बढ़ी है, ठीक है, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं, कितने से? 27,000 से, तो हम वो माइनस करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्रीज, अगेन यू हैव सीन दैट इन्वेंट्रीज भी हमारी बड़ी है, सारी चीज़ें बेसिकली बड़ी हैं। इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, सब कुछ। तो इन्वेंट्रीज कितने से बड़ी है? 8,000 से। फिर हमारा ट्रेड पेएबल भी था, ट्रेड पेएबल। अब पेएबल कम हुआ था हमारा, लायबिलिटी कम होना भी हमें माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हम इसे माइनस करेंगे 25,000। लास्ट चीज़ क्या थी? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना। प्रोविजंस में टैक्स नहीं दिया था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे वापस, क्योंकि वो भी हमारे कम हुए थे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितने? 27,000। चलिए टोटल माइनस कितना हुआ हमारा देख लेते हैं। दिस इज
25 25 25 एक्चुअली वहाँ से ले रही हूँ मैं, ठीक है। 75 ये हो गया, 2 इसमें ऐड कर लेते हैं, 85 हो गया, अगेन 85 प्लस 2 87। तो हमारा 87 टोटल 2,40,000 में से माइनस हुआ है। हम कर लेते हैं 2,40,000 में से 87 माइनस कितना हुआ 3, 13 में से ये 5 1,53। तो यहाँ पे टैक्स नहीं है। अगर टैक्स ना हो तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है, मतलब टैक्स पेड मेड कुछ नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा यहाँ पर। एज यू कैन सी इट इज़ अब ये प्लस वाला है, माइनस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली आंसर आएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना, डायरेक्टली इसको माइनस कर दिया हमने 1,53,000, डायरेक्टली ये हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग निकालना है। यस, इसके बाद हमारा एक्टिविटी कौन सा है, इन्वेस्टिंग, वो स्टार्ट कर देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अब देखें, हमारे पास ये हमारा अकाउंट है, दिख रहा है इन्वेस्टिंग में क्या क्या है, एक ये सेल, एक ये परचेज, और तो कुछ है नहीं, ये दो ही चीज़ें हमें डालनी हैं। चलो डाल देते हैं। फिर क्या लिखेंगे हम, सेल में क्या लिखते हैं हम, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना मिला हमें, हाउ मच वी गॉट, वी गॉट 6,000, ठीक है। ये 6,000 यहाँ आया, बाकी ऊपर लिख देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, हियर दिस रुपीस एंड रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। हमारा आ गया है नेक्स्ट पेज, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या था, ये तो सेल हो गया, परचेज भी है, हमें परचेज भी लिखना है, तो हम लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, 2,94,000, ये माइनस में है, 2,94,000 माइनस में है और ये प्लस में है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। अब तो कुछ था नहीं, कैश इन्वेस्टिंग में तो और कुछ था नहीं, तो हम इसी से ही अपना आंसर निकाल रहे हैं। अगेन ये माइनस का ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो हम क्या लिखेंगे, यूज्ड वर्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कितना हमने यूज़ किया, 2,94,000 माइनस 6 कर लेते हैं तो इजीली हमें पता चल जाएगा। सो दैट इज 2,88,000, हमारा आ गया 2,88,000। चलो अब देखें फाइनेंसिंग में क्या क्या दिया हुआ है, देन विल कंक्लूड आवर सम। अब हम देख रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए हमें शेयर कैपिटल देखना है। देखो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब इशू ऑफ शेयर्स हैं, एंड देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हमारी बढ़ रही हैं, तो वो भी हमारा वी हैव टेकन द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो मतलब पैसा आया है। ये दो ही चीज़ें दिख रही हैं फाइनेंसिंग में, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट जो 1,50,000 की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज़ 3,75,000, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे अपने नेट इंक्रीज या डिक्रीज में, एंड देन विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग क्या आएगा, 2,40,000 प्लस 3,20,000, 2,40,000 करंट इन्वेस्टमेंट का और 320 दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। अगर हमारा आंसर आ जाता है 5,60,000 देन इट्स डन। चलो सी हाउ वी आर गोइंग टू डू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज़। अब इसमें हमने देखा था हमारे शेयर इशू हो रहे थे, उससे 1 लाख मिला। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमने अगेन ली है, तो अगेन उससे भी हमें 70,000 मिला, उसे हम यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। अब ये तो पता नहीं है इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे नोट नंबर नहीं दिया था, तो हम सिंपल लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, वहाँ पे आ गया 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमारी बोरोइंग्स बढ़ गई हैं कितने से, 70,000 से,
और तो कुछ है नहीं, तो अब करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्टली, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो दिस इज अगेन प्लस का है इसलिए फ्लो, माइनस का होता तो यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड है ही नहीं। सो विल राइट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके, एक्टिविटीज। सो वी गॉट हियर 1,70,000। अब क्या करना है, अब तीनों ही एक्टिविटीज़ को हमें ऐड लेस करके निकालना है कि क्या हमारा नेट इंक्रीज है अपने बैलेंस में या नेट डिक्रीज है। देखें कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए 1,53,000 1,70,000 ये दोनों को आप ऐड करो, ऐसे ही पता चल रहा है 3,23,000 आ रहा है। सी 1,53,000 1,70,000 तो ये आ रहा है हमारा 3,23,000। इस 3,23,000 में से 2,88,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 35 प्लस का आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश